हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। मैं डॉक्टर सी एम वर्मा सर, दुर्ग पदस्थ भिलाई 3 गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अतिथि प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज सेकेंड सेमेस्टर पाश्चात्य राजनीति चिंतन यूनिट 4 का जो कार्ल मार्क्स का जो विचार है उनके संबंध में आज चर्चा करेंगे। आज कार्ल मार्क्स के जो विचार है इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था, उनके बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, कार्ल मार्क्स जर्मनी में 5 मई 1818 में उनका जन्म हुआ था और उसकी मृत्यु हुई है 14 मार्च 1883 में। और कार्ल मार्क्स राजनीति चिंतन के इतिहास में वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में स्मरण किया जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में जो चिंतन किया है और अपने विचार प्रकट किए गए हैं। और कार्ल मार्क्स जो अपने विचारों में जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है अपने हेगल से विचारों से लिया गए हैं। इस प्रकार से आइए पहले इसकी चर्चा अपनी रचनाओं में कर देते हैं। पहला है इनका जो रचनाएं हैं, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। सेकंड, द इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और तीसरा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। नेक्स्ट है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक। नेक्स्ट है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट कैपिटल वॉल 1, 2, 3। नेक्स्ट है द सिविल वार एंड इन फ्रांस। नेक्स्ट है द ग्रोथा प्रोग्रामिंग। और इसका कार्ल मार्क्स और एंजिल्स जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण जो बुक लिखी है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द होली फैमिली, जो एक प्रकार से देखा जाए जर्मनी में और जो यूरोप के जो देशों में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो डाला है वह है ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 में लिखा गया था, जिसको एंजिल्स के साथ मिलकर लिखा गया था, जिसका आज देखा जाए उन्हीं का जो प्रभाव जो है आज वर्ल्ड में जो समाजवादी जो कहा जाता है कम्युनिस्ट जो पार्टी है, जो कम्युनिस्ट जो कंट्री है जैसे रूस और चाइना है, इन्हीं विचारधाराओं पर लेकर चला है। भारत में भी इनके विचारों को लेकर पार्टियों का भी गठन हुआ है, जैसे कि जयप्रकाश नारायण और एक जो डॉक्टर लोहिया, और इस प्रकार से देखा जाए एम.एन. रॉय। तो इनकी विचारधाराओं में जो सबसे प्रभाव पड़ा है, इसमें सबसे पहले जो पड़ा था वह रूस पर प्रभाव पड़ा था। रूस के बाद चाइना में प्रभाव पड़ा था। रूस में जो मजदूरों का आंदोलन हुआ था और चाइना में क्रिश्चियन लोगों का आंदोलन हुआ था। और यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने जो पीएचडी का जो टॉपिक है, डेमोक्रेटिक्स और एम्पिकुरस प्रकृति दर्शनों में भेद, इसमें इसका क्या है, ये पीएचडी का जो टॉपिक जो है रिसर्च किया गया था। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी के जनक थे, जो समस्त समाज विचारों का खान माने जाते हैं। जो कार्ल मार्क्स जो है सर्वहारा समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से पुकारे जाते हैं। कहा जाता था कि कार्ल मार्क्स के जो जीवन है वह केवल मजदूरों को या अपने मजदूरियों में जो मतलब जो उसकी हक की जो कमाई है उनकी प्राप्ति करने के लिए कहते हैं, और जब तक क्रांति नहीं करोगे तो आपका अधिकार आपको मिल नहीं पाएगा। नेक्स्ट इसमें जो कहते हैं कि क्रांतियाँ ही इतिहास को आगे बढ़ाती है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने कुछ प्रमुख सिद्धांत जो दिए गए हैं, जो पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बताया गया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो कार्ल मार्क्स के जो वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसके से लिया गया था, हीगल से लिया गया। तो हीगल ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जो बताई गई है, जिसमें उसी को जैसे कि राज्य परिवार, जिसमें परिवार समाज और राज्य, हेगल ने जो बात बताई गई थी अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को, इसमें कार्ल मार्क्स ने एक गेहूं की उदाहरण देते हुए कि गेहूं का बीज जो वाद है, जो पौधे बन जाए वह प्रतिवाद है, और जो पकने के बाद फिर दाना बन जाए वह संवाद है। इस प्रकार अपने साम्यवादी विचारधारा में पूंजीवाद को उसने कहा है वाद की दर्जा दिए गए हैं। मतलब समाज में जो भी नियम बनते हैं वह
वाद से बनता है, मतलब द्वंद्व होकर, मतलब एक प्रकार से द्वंद्वात्मक, मतलब एक प्रकार से जब तक द्वंद्व क्रियाएं नहीं होती हैं, मतलब एक दूसरे को, मतलब जैसे कि बीज मिट कर पौधा बनता है, पौधे से वो क्या बनता है, फिर से पुनः बीज बनती है। इस प्रकार से देखा जाए तो समाज में जो पूंजीवाद व्यवस्था है उसको क्या बोले हैं, उसको वाद बोला गया है। और प्रतिवाद जो है सर्वहारा वर्ग अधिनायकवाद की अवस्था को प्रतिवाद बोले गए हैं। और उसके बाद क्या होगा, साम्यवादी व्यवस्था की बात करते हैं। समाज साम्यवादी व्यवस्था जो कहा जाए तो एक प्रकार से वहाँ पर जो वाद प्रतिवाद समाज, ये द्वंद्वात्मक पद्धति से ही, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से ही मतलब संभव हो सकता है। इसलिए कार्ल मार्क्स के अनुसार विचार नहीं भौतिक पदार्थ इस जगत का आधार है। मतलब ये तो जो द्वंद्व क्रिया से होकर, और भौतिकवाद के जो है जो विचार भौतिक पदार्थ नहीं इस जगत का आधार, मतलब भौतिक जो मतलब जो दिख रहा है उनके ही द्वारा ही परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है इतिहास की आर्थिक एवं भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या मतलब कहा जाता है कि इतिहास में जो भी परिवर्तन हुआ है वह आर्थिक नीतियों के कारण ही वहाँ की व्यवस्था परिवर्तन होते गए हैं। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इतिहास का निर्धारण अपने अंतिम रूप से आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। इस प्रकार से अब कार्ल मार्क्स ने समाज को 5 युगों में बांटा गया। पहला है आदिम साम्यवादी युग, पहला है आदिम साम्यवादी युग, दूसरा है दास युग, मतलब दास प्रथा चलता था। आदिम साम्य युग में मतलब समझ लीजिए कि पहले व्यक्ति जंगलों में रहते थे, समाज का निर्माण नहीं हुआ करते थे और अपने ऐसे जीवन यापन करते थे। और दूसरा है दास युग, दास प्रथा युग हो जाता था, जहाँ पर बड़े जो किसान या राजा लोग दासता के बना के कार्य करते थे। नेक्स्ट है सामंतवादी युग, ये भी जमींदारी वाली प्रथा वाली बात आ गई। नेक्स्ट है अभी जो है पूंजीवादी युग की बात आ रही है, पूंजीपतियों का ये जमाना है। और नेक्स्ट है साम्यवादी युग। मतलब कार्ल मार्क्स ने अपने इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या में इस बात को बताया गया है कि समाज में ये 5 प्रकार की व्यवस्थाएं बदलती ही जा रही है। इसलिए कहा जाता है कि विश्व का मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है। इसलिए कहा जाता है कि मजदूरों का देश नहीं है होती, इसलिए विश्व का मजदूर एक हो जाओ, ऐसे आह्वान भी किया गया है। क्योंकि आप लोग ही तो इस दुनिया में परिवर्तन और करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप ही लोगों की है, क्योंकि आपकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसलिए कहा जाता है कि जो देश आज पूंजीपति है वहाँ पर एक न एक दिन साम्यवादी जरूर आएगा। ये कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो दिया गया है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इसमें कार्ल मार्क्स अपने बताते हैं कि पूंजीपति अपना कब्र अपने आप स्वयं खोदता है, क्योंकि एक दिन मजदूर जब जागृत हो जाएगा तो पूंजीपति को समाप्त कर देगा और वहाँ पर सर्वहारा वर्ग का निर्माण, सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो जाएगा और धीरे धीरे वो साम्यवादी में बदल जाएगा। इस संघर्ष में पूंजीवाद का विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय दोनों ही असंभावी है। कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं। मतलब कार्ल मार्क्स मानते हैं कि वर्ग संघर्ष जब होगा तो मजदूरों की जीत संभव ही है, निश्चित है, बता रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यहाँ पे दिया है, यह जो है अपने दास कैपिटल में वर्णन किया गया है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत ने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली तथा उत्पादन व्यवस्था में छिपे हुए शोषण, जुल्म, अत्याचार को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट किया जाता तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया गया। मतलब अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कि आज व्यक्तियों को, मतलब मजदूरों को या श्रमिकों को 8 घंटे की ड्यूटी दिया जाता है तो 8 घंटे ही कार्य करना चाहिए। कहीं क्या होता था, पहले व्यक्तियों को 8 घंटे के अलावा उसे 10 घंटे कार्य किया जाता है, तो 2 घंटे का जो एक्स्ट्रा जो कमाई होता था वह पूंजीपतियों के जेब में जाता था और मजदूरों को उतने ही पारिश्रमिक दिया जाता है। इस प्रकार से अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अपने दास कैपिटल दिया गया ताकि मजदूर अपनी श्रमिक पारिश्रमिक को समझ सके। इस प्रकार कार्ल मार्क्स का राज्य का भी सिद्धांत दिया गया है। राज्य को वर्ग संगठन मानता है, उत्पत्ति वर्ग संघर्ष से हुई है और राज्य तब तक रहेगा जब तक समाज रहेगा। मतलब
समाज है तब तक राज्य रहेगा, और राज्य धीरे धीरे क्या होगा कि आदर्श वर्ग विहीन समाज में, जिसमें राज्य विलुप्त हो जाएगा और साम्यवादी समाज की स्थापना हो जाएगी। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी जो जनक माना जाता है, जो कहा जाता है कि ये अधिनायकवाद, जो श्रमिकों का अधिनायकवाद, जो सर्वहारा वर्ग की जो शासन आएगा, स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि रूस में मार्गेनथाउ और रूस में जो है लेनिन और मार्गेनथाउ जो चाइना में जो स्थापित करके दिखाया गया है, इससे सिद्ध होता है कि वर्ल्ड में भी धीरे धीरे साम्यवादी व्यवस्था व्यवस्थित होने लग जाएगी। यह कार्ल मार्क्स ने भविष्यवाणी कर दी गई है। इस प्रकार से आज का जो क्लास है यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।